एपिसोड 1 की शुरुआत एक रिच लड़की जियोंग मू से होती है जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से आती है। इसकी मॉम के सेकंड हस्बैंड के घर में हाल ही में ये लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और घर बहुत बड़ा होता है। लेकिन मू के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, वो काफ़ी उदास रहती है। उसे यहाँ पर नहीं रहना है। मॉम ने कहा कि तुम्हें अपने भाई और अपने पिता को भूलना पड़ेगा। हमारी यहाँ पर न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है। तुम्हारा भाई जिन तो बिल्कुल तुमको भूल गया है। और एक सच्चाई बताती है, जिन तुम्हारे स्टेप ब्रदर है, ना कि रियल भाई। और आजकल वो थाईलैंड में किसी फिक्सिंग क्लब का पार्ट है जहाँ पर वो फाइट का काम करता है। उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली है और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो तुम्हें भी अब यहाँ पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारे पास अब लौट कर आने वाले हैं। उन्हें जैसे ही सुना कि इसका जो भाई है, जिससे इतना ज़्यादा लगाव है इसको, वो स्टेप ब्रदर है इसका, तो ये जल्दी से थाईलैंड की फ्लाइट बुक करके निकल लेती है। फ्लाइट में इसकी मुलाकात नाना नाम की एक लड़की से होती है, जो मुंह का गिरा हुआ पेन उठा कर देती है। मुंह बताती है कि ये पेन मेरे भाई ने मुझे बचपन में दिया था। वो मेरी स्टडी में काफ़ी हेल्प करता था, कभी गुस्सा भी नहीं करता था। नाना बोलती है कैसा दिखता था वो हैंडसम तो था ना। मुंह बोलती है पता नहीं है वो कैसा दिखता होगा, कई साल हो गए, मैंने उसको देखा नहीं है। उसी ने पेन दे के कहा था मुझसे कि मैं अपनी हैंडराइटिंग सही कर लूँ, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे पास मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। फिर हम जिन से मिलते हैं। बॉक्सिंग क्लब में मेंबर होता है, जहाँ पर फाइट करता है और रोज़ थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से पैसे कमा लिया करता है। तभी जिन के पिता की कॉल आती है कि तुम्हारी बहन मू तुमको खोजते हुए थाईलैंड आ गई है, तो जाकर उसको एयरपोर्ट से रिसीव कर लो। जिन ने अपना फेस देखा, काफ़ी घायल होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं उससे मिलने ऐसे जाऊँगा। फिर एयरपोर्ट आ गया होता है और मू को ये पहली नज़र में देखकर पहचान गया होता है। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को काफ़ी टाइम बाद देखा है। बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों भाई बहन के बीच में। मू जून का फेस देखकर उसकी फ़िक्र कर रही होती है कि इसको इतनी चोट कैसे लगी है, ये क्या करता है, क्या आज ये कहीं पर लड़ाई करके आया है। तभी जिन का दोस्त आ गया होता है, जो इसको यहाँ-वहाँ फाइट करवाने लेकर जाता रहता है। आज भी एक काम के लिए बुला रहा होता है, लेकिन जिन ने मना कर दिया। मू ने कहा कि जिन तुम स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो क्या? जिन बताता है कि नहीं, मैंने मिडिल स्कूल के बाद स्कूल ड्रॉप कर दिया था, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मुँह ने कहा पर तुम तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और कहा करते थे कि मास्टर्स करने के बाद एक अच्छी नौकरी करोगे, उसका क्या हुआ? जिन कुछ कहता नहीं है, सीधा स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने चला जाता है इसके लिए। जिन हैरान हो रही होती है कि कैसा दिखता है ये, इसके दोस्त भी अजीब से हैं, पता नहीं क्या काम करते होंगे ये लोग। पर इसे आज भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क कितनी ज़्यादा पसंद है। और हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जिन सारी गंदी और खट्टी स्ट्रॉबेरी खुद खा लिया करता था और फ्रेश और अच्छी वाली मुँह को देता था। फिर जिन इसको घर लेकर आ गया। घर का रास्ता एक गंदी पतली अंधेरी सीढ़ियों से होकर जा रहा होता है। मुँह जो कि इतने बड़े आलीशान बंगले में रहा करती है, इसके लिए ये चीज़ें काफ़ी अजीब है। घर में जिनके डैड नशे में पड़े होते हैं, इनकी न्यू मॉम खाना बना रही होती है, जो जिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए माँ-बेटे की थोड़ी बहस हो जाती है। तभी एक छोटी-सी लड़की बाहर आती है। ये मुँह के डैड की सेकंड वाइफ की बेटी जिंग-जिंग होती है। मॉम ने कहा कि देखो जिंग-जिंग, तुम्हारी बड़ी दीदी आई है, तुम उनको हेलो बोलो। जिन ने भी कहा कि हाँ हेलो बोलो, और जिंग-जिंग फिर हेलो कहती है। मुँह बोलती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर सबको इनका गिफ्ट देती है। जिन ने अपने हिस्से के कुछ डम्पलिंग्स मुँह को दे दिए होते हैं, जो कि खाने में अच्छे थे, और वो सेम बचपन में भी ऐसा ही किया करता था। जो बात जिंग-जिंग को देखकर जलन हो रही होती है। फिर सबने खाना खाया। इतने में जिन का दोस्त लाई आ गया होता है। दोनों दोस्त बातें करने लगे। मुँह भी इनके पीछे-पीछे जाकर इनकी बातें सुनती है, तो पता चलता है कि लाई बता रहा है कि जिन ये काम काफ़ी खतरनाक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये लड़की कौन है, तुम्हारी रिलेटिव है क्या? हमें सुन रही है खड़ी होकर। जिन कहता है कि हाँ मेरी रिलेटिव है। तो लाई बोला कि ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मुँह इसको अपना नाम बताती है और फिर लाई यहाँ से चला जाता है। जिन बोलता है कि यहाँ पर क्यों आई हो? मुँह बोलती है कि तुमने मेरा गिफ्ट खोलकर क्यों नहीं देखा? और फिर ऊपर आ जाती है और सोच रही होती है कि इतनी चोट क्यों है इसके फेस पर, और ऐसा कौन सा काम करता है जिसमें इसकी जान जाने वाली है। तभी जिन का मैसेज आता है कि तुम बाहर रोड पर आकर मुझसे मिलो। ये भागी-भागी इसके पास आती है, तो कहता है तुमने खाना नहीं खाया था ना अच्छे से, क्योंकि खाने में नमक ज़्यादा था, तो चलो मैं तुम्हें खाना खिला कर आता हूँ। और ये इसके पीछे-पीछे जाने लग जाती है। तभी एक ओवर स्पीड बाइक से टकराने वाली थी। जिन इसको बचा लेता है और कहता है कि तुम अभी भी उतनी लापरवाह हो जितनी बचपन में थी, देख कर चला करो। फिर रेस्टोरेंट में आ गए होते दोनों। मुँह ने फ्राइड राइस ऑर्डर किया होता है और कहती है क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पूछ क्यों नहीं रहे हो मुझसे कुछ मेरी लाइफ के बारे में? जिन ने पूछना
जिन ने पूछा तुम्हारे न्यू डैड कैसे हैं? मुँह बोलती है अच्छे हैं। जिन बोलता अच्छे हैं, तभी तुम यहाँ पर भाग कर आ गई हो। मुँह बोलती है मैं भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ। जिन बोलता है तो क्यों आई हो यहाँ पर? टूरिस्ट बनकर आई हो? मुँह बोलती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। एटलीस्ट मुझे ऐसी जगह तो लेकर चलो जहाँ पर यंगस्टर हों, लोग मिले, थोड़ा रोमांस हो, फन हो, जहाँ पर लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले, कोई लड़का मिले मुझे। क्या पता मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लग जाए। वैसे तुम बताओ कैसे हो? क्या किया तुमने इतने दिनों तक? जून बोलता है कि मैं ठीक हूँ। मुँह बोलती है क्या काम करते हो तुम? जिन बोलता है कुछ नहीं बस जो भी काम मिलता है कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। मुँह बोलती है और बताओ पैसे के अलावा क्या हॉबी है तुम्हारी? जिन बोलता है कुछ नहीं बस खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और मस्ती करता हूँ। मुँह बोलती है कौन-सी मस्ती करते हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। इतने में जिन का वही वाला दोस्त आ गया होता है, पूछने लग गया कि अरे वाह! ये तो वही लड़की है जिसके साथ तुम कार में बैठे थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या ये? जिन बोलता है नहीं ये मेरी बहन है और मुँह के एक खाने से अनियन निकाल रहा होता है, क्योंकि मुँह को अनियन बिल्कुल पसंद नहीं होते। फ्रेंड बोलता है तुम्हें वो लोग खोज रहे हैं और तुम्हें वो मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, चुप के रहना चाहिए तुम्हें। और मुँह इसको यहाँ से लेकर जाने लग गई होती है और पूछ रही होती है कि कौन तुम्हें खोज रहा है? क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई? तुमने कुछ किया है? और इतने में वही गुंडे आ गए होते हैं और इनकी फिर फाइट शुरू हो जाती है। जिन एक-एक करके सभी गुंडों को मार रहा होता है, मूवी इसका साथ देती है और जल्दी से जिन बाइक निकालता है और इशारे से अपनी तरफ मुँह को बुलाता है, उसका हेलमेट देकर पहनाता है और फिर दोनों यहाँ से बाइक पर निकल जाते हैं। और जाते हुए मुँह हमें बता रही होती है कि फाइनली वो दिन आ गया है जब मैंने इसको इतने क्लोज़ से, इतने अच्छे से पकड़ा है। मैं बचपन से इसको इतने अच्छे से पकड़ना चाहती थी, इसको स्मेल करना चाहती थी, इसके करीब आना चाहती थी और आज वो दिन सच हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एपिसोड 2 की शुरुआत में पास्ट में दिखा कर की जाती है। दोनों के बचपन को देखते हैं हम यहाँ पर। ये उस टाइम का सीन होता है जब जिन जा रहा था थाईलैंड और मुँह को पेन देके कहता है कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक करूँगा। मुँह ने कहा था कि तुम कब आओगे? प्लीज़ जल्दी आ जाना और मुझे याद तो करोगे ना तुम? भूलना मत मुझे। और जिन यहाँ से चला गया था। लेकिन मुँह हमेशा इसको लेटर लिखा करती थी। जो भी इसकी लाइफ में होता था वो सब कुछ लिख कर भेज देती थी। ऐसे ही साल बीतते गए पर जिन ने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो मुँह को धीरे-धीरे गुस्सा आने लग गया था और वो एक लास्ट लेटर लिखती है रोते हुए कि जल्दी मैं हाई स्कूल में आने वाली हूँ। मेरे भी दोस्त बन जाएँगे और वहाँ पर जाकर मैं तुमको ज़रूर भूल जाऊँगी और मैं तुम्हें कभी भी लेटर नहीं लिखूँगी। वापस प्रेज़ेंट में हम देखते हैं, वहीं बाइक से ये दोनों भाग के घर आ गए होते हैं। मुँह बोलती है कि तुम थक गए होगे ना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जिन बोलता है कि नहीं मैं सोऊँगा नहीं, तुम मेरे से दूर रहा करो, समझ गई? मुँह गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जिन वहाँ से ड्रिंक करने आ गया होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ देर बाद इसे किसी की कॉल आती है और ये कॉल उन्हीं गुंडों की होती है जिन्होंने इस पर अटैक किया था। क्योंकि जिन के डैड को किडनैप कर लिया होता है इन लोगों ने और पैसे माँग रहे होते हैं। ये गुंडा तो नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम नाना होता है और ये बहुत बड़ी गुंडी है, जिनको कॉल कर रही होती है और गेम्स बहुत ज़्यादा खेलती है। जिन बोलता है कि ये पैसे लो और मेरे डैड को छोड़ दो, बाकी का पैसा हम जल्दी ही चुका देंगे। जिससे हमें ये समझ आता है कि जिनके डैड गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार कर बैठे हुए हैं और उन्होंने वो सारा पैसा नाना और इसके डैड से लिया होता है। नाना बोलती है कि मैं तुमको माफ़ कर दूँगी, एक भी पैसा नहीं लूँगी, लेकिन तुम बस मेरे साथ एक बार डेट पर चल लो। तभी मुँह ने जिन को मैसेज किया कि तुम सोए हो या नहीं सोए अभी तक? जिन नाना से बोलता है कि नहीं जाना मुझे डेट पर और यहाँ से बाहर जाने लग गया। नाना बोलती है कि अपने डैड को तो लेते जाओ, इनका क्या करूँ मैं? ये बोलता है अरे ये मेरे डैड थोड़ी हैं, जो करना वो करती रहो और यहाँ से चला जाता है। मुँह इधर मैसेज कर के परेशान हो रही होती है। जिन रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और ऐसे ही देखते-देखते सुबह हो गई। घर में जिन की मॉम ने खाना बनाया होता है इसके लिए। मुँह ने पूछा कि जिन कब तक आएगा? मॉम बोलते क्यों? वो क्यों आएगा यहाँ पर? उसको क्या करना है इधर आकर? वो घर कभी-कभी आता है, वैसे वो बाहर ही रहता है। मुँह फिर बाथरूम में आ गई होती है। बाथरूम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आधी चीज़ें टूटी पड़ी होती है और इसलिए ये और शावर मारकर तोड़ देती है और कहती है कि ये तो टूट गया और 3 घर में फीमेल्स होती हैं, कोई मेल नहीं है, तो कहती है कि हमें जिन को बुलाना चाहिए, वो ठीक कर देगा। मॉम कहती है हाँ, रुको मैं अभी उसको बुलाती हूँ और फिर जिन को बुलाया जाता है। जिन फिर उसको फिक्स करने लग गया होता है और मुँह इसको गंदी नज़रों से देख रही होती है, सोच रही होती है कि है तो मेरा भाई पर इसको देखकर मुझे अजीब-सा और ऐसा क्यों फ़ील होता है। उसकी बॉडी देख रही होती है। जिन ने कहा कि ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मुँह बोलती है कुछ नहीं, बाथरूम को फिक्स करो। तुम्हारे ऊपर धूप आ रही थी ना, मैं वही देख रही थी। इतने में जिंग-जिंग आ गई होती है। जिन इसको बाहर भगा देता है, फिर खुद भी बाहर आता है और कहता है कि ठीक नहीं हो सकता, हमको न्यू लेना पड़ेगा क्योंकि ये टूट चुका होता है। पर आएगा कहाँ से? मोम ने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। जिन बोलता है कि मैं पैसे दे दूँगा, आप फ़िक्र मत करो और फिर बाहर जाने लग गया होता है। मुँह इसको रोक रही होती है कि प्लीज़ मत जाओ। जिन बोलता है कि अपने काम से काम रखा करो और ये बोलकर फिर चला जाता है।
पर मुँह भी इसका पीछा करने लग गई होती है टैक्सी लेकर। जिन ने इसको कुछ देर बाद पकड़ लिया। मुँह बोलती है कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी यहाँ पर। जिन इससे वार्न करके छोड़ देता है कि मेरा पीछा मत करो और यहाँ से फिर चला जाता है। पर मुँह इसका पीछा करना चाहती है, इसलिए वो रिक्शे वाले से बात करती है। रिक्शे वाला इसको चाइनीज़ समझ के इससे एक्स्ट्रा पैसे माँग रहा होता है। तभी जिन का फ्रेंड आ गया होता है, वो जो इसको फाइट के लिए लेकर जाता रहता है। बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुँह बोलती है कि मैं जिन के पास जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है। फ्रेंड हैरान होता है, क्या तुम्हें उसने बुलाया, वो भी ऐसी जगह पर? ये बोलती है हाँ, हाँ वहीं बुलाया है जहाँ पर वो जाता है। कहता है चलो, चलो मैं छोड़ दूँगा, और फिर ये इसको लेकर जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम फाइट क्लब में आ गए होते हैं। उसी गुंडी नाना और उसके डैड को देखते हैं। नाना के जो डैड है, इनके बहुत सारे गैरेज है और पूरे एरिया के दादा होते हैं। एक तरह का बिज़नेसमैन है ये, और अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पैसे बनाते हैं ये लोग। आज जिन का भी मैच होने वाला है, जिसकी तैयारी वो जोर-शोर से कर रहा होता है, और जिससे इसकी फाइट होने वाली है, वो ओपोनेंट बहुत ही खतरनाक होता है। वो ऑलमोस्ट जान से मार देता है अपने ओपोनेंट को। फाइट में नाना के डैड ने जिन के ओपोनेंट पर बहुत सारा पैसा लगाया होता है जिन को जान से मारने के लिए। पर नाना जिन को पसंद करती है और उसके लिए ही चेयर करेगी ऐसा कह रही होती है। फाइटर को भी जाकर वार्न करती है कि अगर तुम जीतो तो जीतो, लेकिन जिन को ज़्यादा मारना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद यहाँ पर जिन आ गया होता है। रेफरी ने बोल दिया होता है कि रूल के अकॉर्डिंग फाइट होगी, कोई भी गलत जगह पर किसी को नहीं मारेगा, और फिर फाइट शुरू होती है। काफ़ी देर इनकी लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पर काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं। काफ़ी देर लड़ाई होती है। बाहर मूवी आ गई होती है और इसको एंट्री मिल जाती है, और यहाँ का नज़ारा देख के शौक है। जिन फाइट कर रहा होता है और इस पर इतने सारे पैसे लगे होते हैं, फिर भी जिन गरीब क्यों है, उसको पैसे मिलते क्यों नहीं है। जिन का फ्रेंड फिर इसको लिन के बारे में बताता है, और ये लिन होता है इस फाइट क्लब का ओनर, जो कि यहाँ पर फाइट करवाता है और बड़े-बड़े बिजनेसमैन से पैसे लगवाता है और जीतता है और हारता है। दोनों अपने-अपने पैसे लगाकर यहाँ पर फाइट देख रहे होते हैं। मुँह फाइट रोकने को बोल रही होती है, लेकिन फ्रेंड बोलता है कि नहीं, इसको हम नहीं रोक सकते, इसमें बहुत सारा पैसा लगा है, जब तक किसी एक की मरने जैसी हालत ना हो जाए। मुँह बोलती है अरे मैं दे दूँगी पैसे, प्लीज़ फाइट को रुकवा दो, क्योंकि जिन की पिटाई हो रही होती है और वो मुँह से देखी नहीं जा रही। बहुत बुरी चीज़ हो रही है यहाँ पर। मुँह को पेन हो रहा होता है ये सब देखकर, वो रोने लग गई होती है, और देखते-देखते जिन बेहोश हो गया होता है। मुँह इसका नाम लेकर चिल्ला रही होती है, और जैसे-तैसे इसकी आवाज़ सुनकर जिन उठता है, लेकिन एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से जिन बुरी तरह से हार रहा होता है। तभी जिन की नज़र मुँह पर गई होती है, जो जस्ट इसके सामने खड़ी होती है, और ये गुस्से में उठता है और ओपोनेंट को मारना शुरू कर देता है, और उसको जैसे-तैसे मार कर गिराकर रिंग से बाहर कूदता है और मुँह को यहाँ से लेकर भागने लग गया होता है। नाना ये सब देख रही होती है और इसके फ्रेंड से बोलती है, "अबे ये लड़की कौन है अब?" फ्रेंड बोलता है, "ये उसकी बहन है।" नाना बोलती है इसको थप्पड़ मार के कि पागल समझा तूने मुझे? गर्लफ्रेंड है उसकी, बोल मुझे सच बता। इतने में नाना के डैड ओपोनेंट को उठाकर बोलते हैं कि जाकर जिन को खत्म कर दो अब बाहर। बाहर जिन मुँह को डाँट रहा होता है कि यहाँ पर तुम क्यों आई? कैसे आई? कौन लाया तुम्हें यहाँ पर? मुँह तो रो रही होती है इसके चोट को देखकर। बोल रही होती है कि तुम कैसे बन गए हो? तुम ऐसे तो नहीं थे। जिन बोलता है आज ही जाए ना, वापस चली जाओ, मुझे परेशान मत करो। पर मुँह नहीं जाना चाहती है। जिन बोलता है मिलने आई थी ना मुझसे, मिल लिया, तुमने सब कुछ देख भी लिया, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मुँह बोल रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो ये सब। मैं यहाँ पर टूरिस्ट बन के नहीं आई हूँ। प्लीज़ समझो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर भी लिखा था। तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इतने साल इंतज़ार में निकाल दिए। एक-एक दिन कितनी मुश्किल से गुज़रता था मेरा। हमारे पुराने घर पर अपना नाम और नंबर भी छोड़ कर आई थी, ताकि तुम वहाँ पर अगर कभी आओ तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सको। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, प्लीज़ समझो। तुमने मुझे पढ़ना सिखाया, हैंडराइटिंग ठीक कर ली मैंने तुम्हारे लिए, और मैंने तुम्हें एक पेन भी गिफ्ट किया था, और तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में लग गई है, तुम लिखोगे कैसे? तुम पढ़ोगे कैसे? मैंने तुम्हें पेन दिया था, उसका यूज़ भी नहीं कर पाओगे। और रोते हुए वापस चाइना जाने की बात कर रही होती है। तभी पीछे से एक कार आ गई होती है। जिन बोलता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो, और बस यहाँ पर इनकी चेसिंग शुरू होती है। हाँ, इसमें वही गुंडा है जो कि नाना के डैड ने बेचा होता है। काफ़ी देर तक ये लोग कार चेस करते हैं, और एंड में हमें एक सीन दिखाया गया होता है इस एपिसोड के, कि जिन ने मुँह का गिफ्ट खोलकर देखा था, जिसमें एक पेन निकला था, जिसको देखकर जिन का फेस बदल गया था। उसको कुछ अच्छा-अच्छा सा फ़ील हुआ था,
और ये भी शायद मुँह को प्यार करता है, नहीं करता, ये तो अभी हमें यहाँ पर पता नहीं चलता। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। फाइटर इंजन को हम देखते हैं। फाइटर इंजन को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था और काफ़ी देर तक ये लोग गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं एक-दूसरे की और हमें यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जिन एंड मू के डैड रेसर हुआ करते थे, जिनको कार की पूरी नॉलेज थी, तो वो इन दोनों को भी दिया करते थे नॉलेज। सब कुछ बताते थे, सिखाते थे कार के बारे में और मू को अपना नेविगेटर बनाया हुआ था कि वो आगे बैठकर इनको रास्ता बताया करती थी। वही चीज़ प्रेज़ेंट में अब जिन इसको फ़ोन देकर कह रहा होता है, एक लोकेशन लगाकर कि बस मुझे बताती रहना कि मुझे कहाँ पर टर्न लेना है और मू इसको रास्ता बता रही होती है और जल्दी से जिन यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से निकलकर वो एक कार रेस में पहुँच गया होता है, जहाँ पर 3 कार रेस कर रही होती है और अब इसने भी जॉइन कर लिया होता है और जैसे-तैसे करके ये जीत भी जाता है और फिर कार से बाहर आते हैं। जिन ने मुँह को बोल रखा होता है कि अपना मुँह बंद रखना, किसी से बोलना मत कुछ बाहर। रेस ओनर बोलता है कि अरे जिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुमने तो रेस में आने से मना कर दिया था। जिन बोलता है मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया था लेकिन अब जीत चुका हूँ। तभी मुँह जिन के पास आ गई होती है। रेस ओनर बोलता है कि अरे बाहर का यहाँ कोई अलाउ नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्यों लेकर आए हो तुम इसको? जिन मुँह को पकड़कर बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बाहर वाली कोई नहीं है। ये सुन के मुँह को मज़ा आ गया होता है। जिन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर हमेशा शक करती रहती है क्योंकि मैं रात को घर नहीं आता, इसलिए आज मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया ताकि ये देख सके कि मैं कहाँ पर आता हूँ और क्या करता हूँ ताकि मेरा ब्रेकअप ना हो। रेस ओनर बोलता है कि क्या तुमने भी गर्लफ्रेंड बना ली है? तो काफ़ी अनबिलीवेबल सा लगता है। लेकिन ठीक है अगर बना ली है तो ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, घर पे जाके करो जो करना है तुम लोगों को। और वो दिखने में काफ़ी सुंदर होती है इसलिए सारी लड़कियाँ इसकी तारीफ़ कर रही होती हैं वहाँ की। इतने में दूसरा रेसर आ गया होता है और कहता है कि ये लड़की कितने की? इसका प्राइस क्या है? इसको मैं खरीदना चाहता हूँ अपनी नेविगेटर बनाने के लिए। जिन बोलता है ये बेचने के लिए नहीं है और मुँह को इतने में ठंडी लगने लग गई होती है। जिन आकर बोलता है कि मुझे ज़ोर के हग कर लो और दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं ज़ोरदार तरीके से। सब इनको ही देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। जिन फिर इसको अपनी कार में बैठाकर अपने साथ लेकर जाने लग गया। कुछ तो लाकर कार को रोक देता है और जीते हुए पैसे दिखाकर कहता है कि ये देखो ये पैसा है और मैं इसके लिए ये सब करता हूँ। पर मुँह का कहना है कि अभी पीछे एक का एक्सीडेंट हो गया था, अगर पुलिस ने तुमको पकड़ लिया तो? जिन बोलता है कि रोज़ ऐसे 100 एक्सीडेंट होते हैं इस सिटी के अंदर, वैसे भी रोड पर कोई कैमरे भी नहीं लगे हैं। मुँह बोलती है पर पैसे के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कल को तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम मर गए तो क्या होगा? तुम्हें स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, एक नौकरी करनी चाहिए सिंपल सी। जिन बोलता है कैसी लाइफ? मुँह बोलती है सिंपल उठो, नहाओ, खाओ, जॉब करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिन गुस्सा हो गया होता है, बोलता है तुम्हारे डैड जब मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, तो ना हमारे पास घर था, ना खाने को खाना था। हम अंधेरे बेसमेंट में रहा करते थे। दिन-रात का पता नहीं चलता था, हमेशा अंधेरा रहता था। ना लाइट, ना खाना, बारिश में पूरा पानी भर जाता था, उसमें चूहे आ जाते थे। ऐसी लाइफ जीता था मैं। कुछ दिन बाद मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया था, तो मैं रोड पर सोता था। तुम सोई हो कभी रोड पर? नहीं ना? तो तुम कैसे समझ सकती हो पैसे की वैल्यू कितनी होती है? फिर बाद में शेफ़ की नौकरी मिल गई थी डैड को। उनकी मुलाकात वहीं पर एक लड़की से हुई जिनसे उन्होंने शादी कर ली और फिर जिंग-जिंग पैदा हुई। डैड ने मेहनत की और अपनी एक दुकान भी खोली थी, लेकिन उससे हमारा कुछ भी नहीं हो पाता था। स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे। फीस स्लिप लेकर मैं डोर के बाहर खड़ा रहता था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैसे माँग सकूँ डैड से। इसलिए मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। और तुम बोलती हो कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते। जिंग-जिंग को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सब दुःख सुन के मुँह रोने लग गई होती है। जिन बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे गरीबी में भी पाला है, लेकिन कभी अबैंडन नहीं किया, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? मुँह बोली ये सारी चीज़ें मेरी मुँह को पता है। जिन बोलता है क्या फ़ायदा उनको बताकर, उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो उनकी अलग लाइफ़ है और मेरे पास पैसा कमाने का बस यही एक तरीका है और अगर मैं मर भी जाता हूँ, तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मुँह बोलते हैं मुझे फ़र्क पड़ेगा, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम्हें आना चाहिए था वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, हम एक अच्छी लाइफ़ जीते। तुम मेरी मॉम से हेट करते हो, मैं ये बात भी जानती। तभी घर से कॉल आ गई होती है, इनको घर पर बुला रही होती है मॉम। मुँह इसको बोलती है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम जॉब करोगे तभी मैं घर जाऊँगी। जिन बोलता है ओके तुम मत जाओ और यहीं पर लेट गया होता है। मुँह ने कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए। जिन बोलता है कौन सा अपना घर? मुँह बोलती है जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, वो चाइना वाला घर। जिन बोलता है तुम तो कनाडा जाने वाली हो ना? मुँह बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ उसी घर में रहूँगी, मैं कहीं कनाडा नहीं जा रही हूँ। मैं नौकरी करूँगी, तुम्हारा ख़्याल रखूँगी, तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो, मैं हूँ ना? और इसका हाथ पकड़ कर कहती है कि प्लीज़ ब्रदर मेरे ऊपर भरोसा करो। इधर नाना के डैड अपने फाइटर को मार पीट रहे होते हैं, क्योंकि ये जिन को मार नहीं पाया है और कहता है अगली बार जा और उसको मार करा। ऐसे ही कुछ देर हो गई होती है और पता चलता है कि मुँह की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड आ गई होती है।
मुँह को लेने के लिए, इसलिए अब इनको जाना होगा। अगली सुबह जिन इसको मोम के पास छोड़ने आया होता है और मोम से मिलता तक नहीं और यहाँ से चला जाता है। यहाँ मोम अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होती है। शादी के बाद ये लोग हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ मुँह अपनी स्टडी करेगी, पर मुँह अब मना कर रही होती है। ग्रेजुएशन के बाद ये चाइना में रहना चाहती है अपने ओल्ड हाउस में। मोम उस घर को बेच रही होती है। मुँह ने कहा कि नहीं, उसको मत बेचो। मोम का कहना है कि तुम्हारे न्यू डैड के पास इतनी प्रॉपर्टी, बिज़नेस सब कुछ है, तो हम उस पुराने घर का क्या करेंगे? और वैसे भी हम हमेशा के लिए कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो चाइना में घर रख कर हमें करना ही क्या है? मुँह बोलती है, अच्छा, और अगर आपके इन बॉयफ्रेंड ने अगर आपको फ्यूचर में कभी चीट कर दिया तो आप कहाँ पर रहोगे? बॉयफ्रेंड ये सुन के काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए होते हैं, इसलिए यहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करने लग गई होती है कि प्लीज़, प्लीज़ घर को मत बेचो, मेरे फ्यूचर के लिए सोचो। मोम ने कहा कि शांति से मेरे साथ कनाडा चलो। इतने में जिन दिख गया होता है मोम को। मोम हैरान होती है कि ये जिन है ना, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? कैसे आया है यहाँ पर ये? मुँह बोलती है कि वही मुझे यहाँ पर लेकर आया था। मोम भड़क गई होती है कि मैंने मना किया था इसके डैड से कि तुमसे ना मिलने दे, फिर भी तुम इससे मिल गई। तुम जवान हो रही हो, तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जिन से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो और क्या करना चाहते हो। ऊपर से वो बेरोजगार है, तो तुम्हें उससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। मुँह बोलती है कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो, वो मेरा भाई है। मोम भड़क गई होती है। वो लड़का बचपन से ही अजीब था, मैं उसे इतना परेशान हो गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उससे बात करो, मैंने उससे दूर किया था तुमको। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन थाईलैंड आने के बाद कॉल करता था इसको चाइना में, लेकिन इसकी मोम कभी भी बात नहीं करने देती थी मुँह के साथ। और अब बोल रही होती है कि भले ही तुम भाई-बहन हो, लेकिन एक दूसरे के लिए तुम्हारी फीलिंग्स कब बदल जाएँ और तुम क्या कर बैठो ये मुझे नहीं पता है। यहाँ पर जिन अपने गैरेज में आया होता है, जहाँ पर फिर से वो फाइटर मिल और लड़ने की बात कर रहा होता है। जिन कहता है कि प्लीज़ आज नहीं, आज मेरा मूड खराब है तो कल आना। इधर मुँह घर आकर सोच रही होती कि आखिर मोम ने ही मुझे जिन से दूर किया था, कितनी दुःख की बात है। और मोम ने फ़ोन करके भी इसको भेजा होता है कि एयरपोर्ट आ जाना कल दोपहर तक, क्योंकि हमें चाइना वापस जाना है। वो गुस्से में डाँट मारने लग गई होती है। तभी डाँट के पीछे से बहुत सारे लेटर गिरते हैं और ये वही लेटर है जो मुँह लिखा करती थी चाइना से जिन के लिए। इसके पीछे जिन ने फ़ोटोज़ बनाई होती है। हर लेटर में एक अलग रूप होता है मुँह का। जब ये लेटर मिलता था तो उस टाइम मुँह कैसी लगती होगी, कितनी बड़ी होगी, कैसी दिखती होगी, वही सोचकर जिन ने इस पर फ़ोटो बनाया था, जिसको देखकर मुँह बहुत ज़्यादा रोने लग गई होती है। इसको देखकर मुँह रोने लग गई होती है। वो किस भी करती है लेटर्स को और सोच रही होती है कि ये तो मुझे याद करता था, लेकिन मेरी मम्मी थी जिन्होंने मुझे कभी इससे बात नहीं करने दी। और यहाँ रोते-रोते ही एपिसोड 3 खत्म हो गया होता है। कहानी की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं, अपने गैरेज में काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ मोम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुँह का एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती है, पर वो आती नहीं है, लेट हो रहा होता है। मुँह अपने घर पर अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी जिंग-जिंग इसके पास आती है, पूछने लगी कि क्या हुआ दीदी? मुँह बोलती है कि जिन कहाँ पर है तुम जानती हो? जिंग-जिंग वैसे एड्रेस तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो मैप बनाकर दे देती है और मुँह रोते हुए उसका पीछा करते हुए जिन के गैरेज में पहुँच गई होती है। आधी रात हो चुकी थी। जिन पूछने लग गया कि क्या हुआ? गई नहीं तुम? मुँह बोलती कैसे जाती? तुम्हारा बर्थडे है ना? और इसको हैप्पी बर्थडे बोलती है और दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। आज मुँह का बर्थडे होता है। मोम ने पूछा कि जिन तुम्हारा बर्थडे कब आता है? जिन तो अनाथ था, इसको नहीं पता इसका बर्थडे कब आता है। डैड बोले कि मुँह के साथ ही आज से जिन का भी बर्थडे मनाएँगे अब और दोनों भाई-बहन अपना बर्थडे सेम डे को हमेशा साथ में मनाना और दोनों ने केक काटा था। वापस प्रेज़ेंट में जिन भी इसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और पूछने लग गया कि रो क्यों रही हो? कुछ खाया है तुमने? चलो मेरे साथ। तो इसको बाहर लेकर आता है, बोलता है रोया मत करो, आँखें सूज गई है तुम्हारी। मुँह बोलती है कि तुम्हारी वज़ह से ही हुआ ये सब। जिन बोलता है पर तुम यहाँ पर आई कैसे? मुँह बोलती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है यहाँ पर। जिन बोलता है कौन? जिंग-जिंग ने? अच्छा, फिर इसको खाने लेकर आ गया होता है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी दुकानें तो नहीं होती क्योंकि थाईलैंड का थोड़ा अजीब-सा एरिया है, तो छोटी-छोटी दुकानें खुली है और वहाँ से ये एक केक खरीदते हैं। इसके बाद अपने उस जगह पर लेकर आता है इसको जहाँ पर ये रहा करता है। घर कम कबाड़-खाना ज़्यादा होता है। एक्चुअल में गैरेज के पीछे बना हुआ एक रूम होता है। वहीं पर मुँह देख रही हो, सोच रही है कि कैसी जगह है। इसको बैठाता है। मुँह बोलती है कि तुम्हारा रियल बर्थडे कब आता है? जिन बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना। मैं आज पूरे 20 साल का हो गया हूँ और तुम कब इस दुनिया में आई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ना कि मैं। चलो विश माँगो और जल्दी से केक कट करो। मुँह बोलती है कि मैं ज़ोर से चिल्लाकर विश माँगना चाहती हूँ और चिल्ला
चिल्लाती है कि जिन का मुझे रियल बर्थडे पता चल जाए। जिन बोलता है, "अरे, अरे नहीं, मन में माँगो वरना पूरी नहीं होगी विश तुम्हारी।" वो फिर मन में माँगती है, "मैं और जिन हमेशा साथ रहे ऐसे ही।" फिर इसे केक देने लगती है। जिन बोलता है, "मीठा नहीं खाता हूँ मैं" और बियर ओपन करने लग गया। वो बोलती है कि, "ये मत दो मुझे, अगर मैंने पीकर कुछ नशे में ऐसा-वैसा कर दिया, तो तुम मुझे सँभाल लेना।" जिन बोलता है कि, "हाँ, हाँ, मैं तुम्हें सँभालूँगा, तुम्हारा जितना मन है तुम उतना पी सकती हो।" बस फिर दोनों ने पीना शुरू कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। अब कुछ देर बाद मुँह को नशा हो गया होता, बोलने लगी कि, "मेरी मम्मी ने पता नहीं उस बुड्ढे में क्या देखा, जो उनकी गर्लफ्रेंड बन गई और उनके साथ अब कनाडा भी जा रही है। बस वो बुड्ढा अमीर है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो पक्का उनको चीट करेगा एक दिन।" जिन बोलता है कि, "तुम्हारी मॉम को किसी के साथ घर बसाने में टाइम लगता है। डाइवोर्स के बाद भी इतने साल तक वो अकेली रही थी। अब जाके उन्होंने इनको चुना है, तो शायद हो सकता है कि वो उनके लिए अच्छे आदमी होंगे।" वो बोलती है कि, "तुम शुरू से ही जानते थे ना कि तुम अडॉप्टेड हो, तभी तुम हमेशा मेरी मम्मी और मेरे पापा बोलते रहते थे।" जिन बोलता है कि, "हाँ, मैं शुरू से ये बात जानता हूँ क्योंकि जब मैं घर आया था तो मैं बड़ा था और तुम उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी।" जिससे हमें ये बात समझ आती है कि मुँह की जो अभी उम्र है वो 16-17 साल की है। ये लड़की अभी एडल्ट भी नहीं हुई है। दोनों एक-दूसरे की आँखों में डूब गए होते हैं। मुँह बोलती है कि, "मेरी मॉम घर बेच रही है हमारा चाइना वाला" और रोने लग गई। बोलती है, "मेरे डैड और मॉम को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मेरा भाई भी मुझसे प्यार नहीं करता। कैसी लाइफ़ है मेरी?" जिन इसको देख रहा होता है, स्माइल कर रहा है। मुँह बोलती है कि, "तुम्हें सच में मेरी परवाह नहीं और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो।" जिन बोलता है, "अच्छा बताओ मैं क्या करूँ ऐसा कि तुमको लगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? क्या चाहती हो?" मुँह शर्मा कर मुँह नीचे कर लेती है। जिन बोलता है कि, "चलो घर चलो, अब काफ़ी रात हो गई है और इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं होता है।" मुँह बोलती है, "तो क्या हो गया? मैं तो किसी गलत इंसान के साथ थोड़ी हूँ, अच्छे इंसान के साथ हूँ।" जिन इसके पास आकर बोलता है, "तुम्हें कैसे पता मैं गलत नहीं हूँ? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मेरी बहन?" मुँह बोलती है कि, "नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, ये नहीं जाना चाहती वो।" जिन इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है ले जाने के लिए इसको घर पर मुँह को इसके साथ यहीं पर नाइट स्पेंड करनी होती है। तैयार हो गया होता है जाने के लिए। मुँह मुँह को नीचे करके बोलती है कि, "मैं घर पर क्यों जाऊँगी? वहाँ पर तो गर्म पानी भी नहीं आता, मैं नहाऊँगी कैसे? बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती है।" तो जिन मान गया होता है आज रात यहाँ पर ये इसको रुकने के लिए अलाउ कर देता है। तभी मुँह के पेट में दर्द होने लग गया होता है। तभी जिन अंदर से अपने कपड़े इसको देता है पहनने के लिए और जल्दी से देखता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाग कर स्टोर चला गया होता है मुँह के लिए सैनिटरी पैड्स लेने के लिए। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन-सा लूँ और क्या करूँ? तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है, इसलिए ये सारे साइज़ एंड ब्रांड में से एक-एक उठाकर रख लेता है। शॉप ओनर बोलती है कि, "थोड़े से और सामान खरीद लोगे, तो तुम्हें ऑफ मिल जाएगा थोड़े पैसों का।" अब जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या खरीदे ये यहाँ पर क्योंकि इसके काम की कोई चीज़ होती नहीं है। इतने में शॉप ओनर पीछे से प्रोटेक्शन निकाल कर उस पैकेट के अंदर डाल देते हैं। वाह, वाह! बहुत बढ़िया भाई। जिन ने ये देखा नहीं होता और वापस से अपने गैरेज में आ गया होता है और इसको बैग देकर बोलता है कि, "जाओ अंदर जाओ, मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना।" वो अंदर गई होती है और जिन की टी-शर्ट पहनकर ये बाहर आती है, जिसमें इसकी लेग्स दिख रहे होते हैं, तो जिन इसको पहले देखता है और फिर अपनी नज़रें घुमा लेता है और बोलता है, "जाकर सो जाओ अब।" ये जाकर चुपचाप बेड पर सो गई होती और फिर चिल्लाती है कि, "तुम कब सो गए?" जिन बोला कि, "बस सोने ही जा रहा था" और सामान लेकर जाने लगे। इतने में मुँह चिल्लाती है कि, "मुझसे ग्लास गिर गया, क्या तुम आकर उठा सकते हो?" ये उठाने आ गया होता है। तो मुँह और चिल्लाकर ड्रामा करने लग गए होते हैं कि, "मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।" जिन बोलता है कि, "चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम" और मुँह ने कहा कि, "नहीं, नहीं ये पेन हॉस्पिटल जाकर ठीक नहीं होगा, ये खुद ही ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद।" जिन को काफ़ी फ़िक्र हो रही होती है इसलिए गूगल करके देख रहा होता है। यहाँ से पता चलता है कि अगर हम वहाँ पर कुछ वार्म गर्म चीज़ लगाते हैं जैसे कि हाथ, तो आराम मिलता है थोड़ा पेन से और हल्का-सा वहाँ पर प्रेस भी करना होता है। मुँह खुद नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए जीन का हाथ पकड़कर वहाँ पर लगा देती है और बोलती है कि, "तुम काफ़ी गर्म हो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो।" और जीन आराम-आराम से उसको पेट के पास टच कर रहा होता है और मुँह हाथ हटाने नहीं दे रही होती है और ऐसे ही वो सो जाती है और जीन वहीं पर बैठा रहता है। उसे हवा कर रहा होता है क्योंकि उसका पसीना बहुत छूट रहा है और एक पास्ट की बात याद करता है। जब जिन को घर में पहली बार लेकर आए थे इसके डैड, तो मॉम बहुत ही गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और मुँह उनके पेट में है। तो गुस्सा हो रही थी कि मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालूँगी? एक पेट में है और एक तुम लेकर आ गए। डैड बोलते, "अरे थोड़ा-सा खाना दे देना इसको खा लेगा, ये कुछ नहीं करना समझदार है।" और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का मुँह के डैड के दोस्त का बेटा है जो कि कार रेसिंग किया करते थे और कार रेसिंग में उनकी जान चली गई थी। तो इसको अब अनाथ और अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मुँह के डैड इसको अपने साथ उठा कर ले आए थे। बस थोड़ी मेहनत करनी और हम दोनों पाल लेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन मोम को गुस्सा
कम ही नहीं हो रहा होता है। किसी से कॉल पर बुराई भी कर रही होती हैं। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया गया होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझको प्रेग्नेंट कर दिया था, मेरा काम छूट गया, मेरी डांस क्लासेस छूट गई सारी, अब मैं क्या करूँ? और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुँह थोड़ी बड़ी हो गई होती है और जिन इसका काफ़ी ख़्याल रखा करता था, इसको खाना-वाना खिलाता था, मतलब दूध पिलाता था। लेकिन एक बात हैरानी की थी कि मुँह कभी बोलती नहीं थी। देखते-देखते सालों बीत गए और मुँह अब बड़ी हो गई। जिस उम्र में बच्चे अक्सर गाना भी गा लिया करते हैं, लेकिन मुँह तो कुछ बोला ही नहीं करती थी। तो मॉम को काफ़ी टेंशन होने लगी कि जीन ने मेरी बेटी के साथ कुछ तो किया है, जिस वज़ह से ये बोल नहीं पाती और गूंगी हो गई है। अब इस लड़के ने मेरी लाइफ हेल बना कर रख दी है। इसलिए जीन को ऑर्फनेज में भेज रही होती है वापस से। जब ये जा रहा होता है, तभी मुँह चिल्ला कर कहती है भैया, और ये सुन के सब हैरान हो गए होते हैं। जिससे पता चलता है कि नहीं, मुँह गूँगी नहीं है, वो बोल सकती है। वापस प्रेज़ेंट में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और जिन खाना बना रहा होता है। इसका मैकेनिक साथ ही कोकोनट वाटर लेकर आया होता है। जिन इनको अंदर जाने से मना करता है क्योंकि कोई आया हुआ है। दोनों मैकेनिक हैरान होते हैं कि आखिर कौन आया है, और आया भी है तो अंदर वो कैसे जा सकता है, क्योंकि जीन किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है। एक बोलता है कि शायद नाना आई होगी, पर नहीं, लास्ट टाइम जब वो आई थी और अंदर घुसी थी तो जीन ने उसको उठाकर फेंक दिया था। तो जभी से वो डर के मारे यहाँ पर आती नहीं है, तो पक्का कोई और होगा। और फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। तभी बाहर मुँह आती है मटकते-मटकते, सो के उठी होती है ना, इसको कुछ पता होता नहीं। ये कार में आकर बैठ गई होती है क्योंकि कार चल नहीं रही है, मैकेनिक इसको बना रहे होते हैं। ये दोनों देखकर हैरान होते, कह रहे कौन हो तुम? वो बोलती है मैं जीन की छोटी बहन हूँ। फिर मैकेनिक इसके लेग्स को देख रहे होते हैं। मुँह बाहर आ गई होती है। जीन बोलता है अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और मुँह तुमने अभी तक पैंट क्यों नहीं पहनी है? जाकर पैंट पहनो और खाना खा लो। जीन पूरी शिद्दत से इसके लिए खाना बना रहा होता है। मुँह बोलती है कि मेरा बैग खोलने में मेरी हेल्प कर दोगे क्या? उसमें से मुझे सामान निकालना अपना। ये बोलता है बैग क्यों खोलना है? पर क्या करोगी? कुछ नहीं खोलना, जाओ यहाँ से। मुँह बोलती है मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। मैकेनिक हैरान हो रहे होते कि ये दोनों भाई-बहन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? जिस तरह से ये बहस कर रहे होते। मुँह जिद कर रही होती है कि मुझे यहीं पर रख लो प्लीज़, और दोनों खाने में लगे पड़े होते। खाना बनाते-बनाते बहस चल रही होती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते। हाँ, वही जो कि फाइट क्लब ऑर्गेनाइज़ करता है ना, ये एक दिन एक रेस खेल रहा था जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की कार आती है इसके पास उड़ते हुए, और उस ब्लैक कलर की कार को एक लड़का चला रहा होता है जिसने एक मून हेड वाली कैप पहनी होती है, और उसने लिन को हरा दिया था। अब लिन उसी टाइम से बहुत ज़्यादा टेंशन में और परेशानी में होता है कि आखिरकार वो लड़का था कौन जिसने मून कैप पहना था, और ये अपने आदमियों से बोल रहा होता है कि उसको जल्दी से जल्दी खोज कर यहाँ पर लेकर आओ कि आखिर वो है कौन जिसने मेरी रेस खराब की थी और जीता था। और यहाँ पर एपिसोड ये वाला खत्म हो जाता है। को एपिसोड 5 की शुरुआत में हम उसी जिन के ओपोनेंट को देखते हैं जिससे उसकी फाइट हो रही थी। इसका नाम ब्राउनी होता है। ये कुछ गुंडे लेकर आज जिन के गैरेज में आया होता है मारा पेटी करने के लिए। जिन तो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ब्राउनी मैकेनिक को मारने लग जाता है। तभी जिन का फ्रेंड लाई आ गया होता है और इनकी बहस होने लगी। ब्राउनी अब नुकसान करने आया होता है, इसके गैरेज को तोड़-फोड़ करने लग गया होता है। तब यहाँ पर मुँह आकर इसके गुंडे को एक लात मारती है, जिससे यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई होती है। मुँह लाइव आकर सबको दिखाने लगी कि ब्राउनी यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे मारपीट कर रहा है। ब्राउनी ज़बरदस्ती इसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, तभी जिन आकर इसे एक लात मारता है और मुँह को सँभालता है। फिर दोनों लड़के लड़ने लगे होते हैं, बहुत गंदी फाइट हो रही होती है। लाई भी बाहर इसके गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है। मुँह ने पुलिस की धमकी दी, तो ब्राउनी यहाँ से भाग जाता है। मुँह जल्दी से लाई को साइड में लाकर कहती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? लाई बताता है कि पुलिस कुछ भी नहीं करती, ये सब लोगों से मिली होती है। अगर हम लोग पुलिस को बुलाते हैं तो वो दोनों को पकड़ के जेल में डाल देगी, या तो हम दोनों से ही पैसे वसूलेगी वो, इसलिए ऐसा नहीं करना होता है। तो पुलिस को अवॉइड करने में ही हमारा फ़ायदा होता है। मुँह अब जिनकी फ़िक्र कर रही होती है। लाई बताता अरे डरो नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, वो फाइटर है और वो एक टाइम पर स्कूल में एक साथ 10 लड़कों को मारा करता था। मुँह बोलती है पर ब्राउनी यहाँ पर क्यों आया था? लाई बताता है क्योंकि उसका एक गैरेज हुआ करता था जहाँ जिन काम करता था, पर जिन ने खुद का मॉडिफाइड गैरेज खोल लिया और इसके सारे जितने भी ब्राउनी के कस्टमर थे वो अब जिन के पास आते हैं। तो इस वजह से ब्राउनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिढ़ा बैठा है जिन से। मुँह बोलती है पर क्या करता है जिन? और भी कुछ करता ही है लड़ाई और रेसिंग के अलावा। लेकिन लाई इसको कुछ बताता नहीं और डर के यहाँ से भाग जाता है, जिससे यहाँ पर हमें हल्का-हल्का कन्फर्म होता है कि और भी कुछ इल्लीगल काम है जो कि जिन करता है।
जिन फिर मुँह को बुलाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सामान उठा रहे थे। ये भी सामान उठाने लग गए होते लेकिन इसके बस की नहीं है। तो ये कहता है कि तुम गिरे हुए छोटे-छोटे कील और नट बोल्ट को उठा दो। वो उठाने लग गई होती है। जिन इसको वैसी नज़र से देख रहा होता है और दोनों एक-दूसरे को फिर से देखने लग गए होते हैं एकटक होकर। यहाँ लिन को हम फिर देखते हैं। इसके पास एक पिंक कलर की कार की फ़ोटो आई होती है, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार है और ये एक पेट ओनर के पास है। अब ये हैरान होता है कि पेट ओनर ऐसी गाड़ियाँ क्यों रखने लग गए क्योंकि ये तो रेसिंग में यूज़ होने वाली गाड़ी होती है। इसको शक हो रहा होता है उस बून कैप वाले लड़के के ऊपर। तो इसलिए ये इस आदमी का एड्रेस निकाल कर पहुँच जाता है इसके पास और देखता है कि ये कार खड़ी होती है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि लाई की होती है और लाई एक पेट शॉप चलाता है। लिन बोलता है कि तुम पे ऐसी इतनी पावरफुल कार क्यों है और तुम पे कोई ब्लैक कलर की कार भी है क्या जिससे तुम रेस करते हो? लाई बोलता है कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई कार नहीं है। लिन बोलता अच्छा तो तुम लास्ट सैटरडे की नाइट को रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ पर थे? लाई बोलता मुझको कुछ याद नहीं है, मुझे तो कल का याद नहीं रहता है। लिन बोलता अच्छा ठीक है, तुमने एक ब्लैक कलर की कार देखी है? ये देखो ऐसी होगी वो, मैं उसको ही खोज रहा हूँ। लिन बोलता है कि मुझसे मत पूछो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लिन जाते हुए बोलता है अच्छा तो ये इतनी हैवी गाड़ी क्यों है तुम्हारे पास? इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंजन लगा हुआ है। लाई को याद आता है कि हाँ, जिनने भी मॉडिफाई करते हो यही बात कही थी मेरे से। सेम बात ये भी बोल रहा होता है और लाई समझ गया होता है कि हो ना हो ये लिन को खोज रहा है क्योंकि जैसी गाड़ी इसने मॉडिफाई कर रखी है, ऐसी ही गाड़ी वो भी मॉडिफाई हो रखी थी जो कि इससे रेस जीत कर निकली थी। तो दोनों को मॉडिफाई करने वाला इंसान एक ही होगा, ये तो दोनों का ओनर एक ही होगा। लिन बोलता है गाड़ी तो अच्छी है तुम्हारे पास। लाई ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रेसर हूँ और अपना कार्ड देके बोलता मेंबरशिप लोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और लिन ले लेता है। तभी इसके पास बहुत सारे पैरट्स आकर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। देखिए इनने मेंबरशिप ले ली होती है पेट शॉप की। लिन परेशान हो जाता है। फिर इसको वही मून हेड वाली फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि क्या तुम जानते हो कौन है? कहीं ये तुम तो नहीं हो? क्या तुमने ऐसी हैट देखी है किसी के पास? लाई बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है और जल्दी से लाई ये बात आकर जिन से बताता है और कहता है कि तुम्हें उसने सैटरडे नाइट को रेस में देख लिया था और वो तुम्हारी टोपी का सहारा लेकर तुमको खोज रहा है। अभी तो मैंने उसको भगा दिया है, आगे का पता नहीं। बाकी नेक्स्ट सैटरडे उसने मुझे रेस करने के लिए बुलाया है क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि मैं बहुत बड़ा रेसर हूँ और वो भी लोकेशन भी भेजने वाला है। लाई जिसको अच्छे से कार चलानी तक नहीं आती, ये बस पेट डिलीवरी का काम करता है अपनी दुकान पर। बेचारा अब रेस कैसे करेगा? जिन बोलता है अरे आओ मेरे साथ मैं सिखा दूँगा और गैरेज में लाकर इसको कार दिखाता है। हाँ, ये वही कार होती है जो उस रात इसने रेस जीतने के लिए यूज़ की थी। कार बहुत अच्छी है पर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पावरफुल कार होती है। फिर एक दूसरी कार निकालता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और ओल्ड मॉडल होती है, तो इसको लाई चला सकता है। लाई देख के खुश हो गया होता है। जिन फिर इसको वहीं मून कैप देता है और बाहर लेकर चला गया होता है चलाने के लिए ताकि प्रैक्टिस करवा सके। फिर कुछ लड़कियाँ खड़ी होती है वहाँ पर लेकर आता है क्योंकि भाई स्टाइल मारना होता है इसको। लाई आकर लड़कियों से कहता है कि आज रात को घूमने चलोगी क्या मेरे पास? और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन रात को सनग्लासेस कौन पहनता है भाई? लाई का तो ऑरा माइनस में चला गया होता है। बोलता है चलोगी मेरे साथ? पर बेइज्जती करवाकर वापस कार में बैठ जाता है। जिन इसको फिर कार सिखाने लग गया होता है। जैसे-तैसे करके ये सीख रहा होता है। काफ़ी मुश्किल है इसके लिए शुरू में लेकिन सीख जाता है। फिर कहता है मुझे ड्रिफ्ट मारना सिखा दो और जिन इसको ड्रिफ्ट करना भी सिखा देता है। फिर इसे लेके उन्हीं लड़कियों के पास आता है और इस बार ये वापस से सनग्लासेस लगाकर फिर उनको इम्प्रेस करने गया होता है कि अब तो ये कार चला सकता है। दूसरी तरफ हम नाना को देखते हैं, उसी फ्लाइट वाली लड़की वैन के साथ। इसे मैंने शुरू में नाना बोल दिया था, हालाँकि हम इसको वैन कह के ही बुलाएँगे पूरे ड्रामे के अंदर। अब ये ना हाथ देखने का फॉर्च्यून टेलर होती है, किस्मत-विस्मत बताती है, तो आज नाना का बता रही होती है। नाना बोलती है कि मैं इसको पसंद करती हूँ, क्या वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा? वैन बोलती है हाँ, तुम्हारे हाथों में तो मून बना हुआ है। नाना बोलती है क्या मतलब है? क्या मून का मतलब होता है कि फुल मून की नाइट को हम साथ में सोएँगे, हमारे बीच वो सब होगा? वहीं खड़ा इसका दोस्त हँस रहा होता है, बोलता है हाँ, ज़रूर होगा अगर तुमने उसको सीड्यूस कर लिया तो। नाना उठकर उसको मारने लग जाती है। फिर हम वैन को देखते हैं। अगले दिन मुँह के साथ अपने स्कूल में आई होती है। हाँ, ये भी स्कूल में पढ़ती है और जब ये फ्लाइट में मिली थी ना इसको मुँह को, तो इससे इनकी दोस्ती हो गई थी।
स्कूल के बोर्ड पर बहुत बड़ी जिन की फोटो लगी होती है जिसको मुँह देखने लग गई। वैन बोलती है, तुम जानती हो इसको? ये तो बहुत पॉपुलर था हमारे स्कूल में पहले। मुँह शर्मा रही होती है। वैन समझ गई होती है और बताती है कि सन है और तुम मून हो। तुम्हारे नाम में मून आता है। तुम दोनों हमेशा साथ में रहोगे अगर मिल जाते हो तो। दूसरी तरफ जिन अपने गैरेज में स्मोकिंग कर रहा होता तभी मुँह इसके पास आकर कहती है, मैं भी करूँगी क्योंकि तुम भी करते हो स्मोकिंग। जिद करने लग गई। जब ये मना करता है तो इसके लाइटर को लात मार देती है और बताती है कि मैं ताइक्वांडो भी सीख चुकी हूँ और मैं बहुत बड़ी फाइटर हूँ, अच्छे से लड़-वड़ लेती हूँ। जिन बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, मुझसे नहीं जीत पाओगी तुम। मुँह बोलती है, ट्राई कर लो, आ जाओ, और वैसे तुम लड़कियों पर हाथ उठाओगे, मारोगे मुझे? जिन बोलता है कि तुम जितना अच्छा समझती हो ना मुझे, मैं उतना अच्छा हूँ नहीं, और आज से 2 साल पहले मैं बहुत खराब था। अगर तुमने उस टाइम मेरे लाइटर पर लात मारी होती, तो तुम्हारी डेड बॉडी अभी रिवर में पड़ी होती। मुँह बोलती, अच्छा, तो आज से मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊँगी, जिन कहकर बुलाऊँगी। ये अच्छा है ना? भैया बोलना कितना अजीब लगता है। इतने में लाई आ गया होता है, कहता है कि मुँह अपने भाई से चिपकना बंद करो और आ जाओ, मेरी नेविगेटर बनोगी क्या? मुँह बोलती है कि तुम्हारे कलरफुल कपड़े कहाँ हैं आज? तुमने इतने सिंपल और मैच्योर कपड़े क्यों पहने? कहता है क्योंकि अब मैं रेस सीख रहा हूँ तो मुझे मैच्योर बनना पड़ेगा, मैं रेसर बनूँगा। मुँह बोलती है, अच्छा, तो गर्ली पिंक ट्रक क्यों चलाते हो तुम? लाई बोलता है, अरे ये तो बहुत पावरफुल है, तुम बताओ मेरे साथ चलोगी कि नहीं? मुँह बोलती है, हाँ, हाँ चलूँगी, अभी आई 1 मिनट। और घर में जाकर पैर उठा रही होती है और तभी इसको बैग के अंदर वही प्रोटेक्शन दिख गया होता है। इसके होश उड़ गए होते हैं, इसकी तो मतलब ऐसे सुन्न पड़ गई होती है कि मैं क्या लेकर आया था, ये मेरे साथ क्या करना चाहता था। बैग छुपाकर भाग जाती है, अब शर्म से लाल हो गई होती है। लाइव वॉशरूम में गया होता है तो मुँह शर्मा कर आती है और बहुत जल्दी कार की लेकर छीन कर बोल सकते हैं जिन से, और जाकर गाड़ी में बैठ गए थे। जिन हैरान हो रहा होता है कि अरे! अभी ये चिपक रही थी मेरे साथ और अब देखो कैसे नज़रें भी नहीं मिला रही, क्या हो गया इसको? लाई बोला, तुमने उसको बुली किया होगा पक्का, या तो देखो, देखो खुद को, कितने बोरिंग हो तुम। तुमसे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, पता नहीं क्यों लड़कियाँ तुम पे मरती हैं, बस थोड़ा मैं बौना रह गया, वरना सारी लड़कियाँ मेरी दीवानी होती। फिर लाई इसको लेकर जाने लग गया होता है। मूव कन्फ्यूज़ है, इसका सारा ध्यान उसी पैकेट के ऊपर ही होता है। सोचे कि जिन वो क्यों खरीद कर लाया था? अगर वो अपने लिए खरीद कर लाया था, तो उसने मेरे बैग में क्यों डाला? क्या वो हमारे लिए लाया था? नहीं, 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 उसकी पक्का गर्लफ्रेंड होगी, गलती से मेरे पास छोड़ दिया होगा उसने वो। पर नहीं, 100 सवाल घूम रहे होते हैं इसके दिमाग में। लाई फिर इसको रास्ते अपना स्कूल दिखाता है और बताता है, यानी कि फेंक रहा होता है कि पूरे स्कूल की लड़कियाँ पागल थी मेरे पीछे, सब मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। तभी एक लंबी हाइट का लड़का आ गया स्कूल में और उसने मेरा सारा प्लान फीका कर दिया और सब उसकी दीवानी हो गई, और वो जिन था। हम सारी छोटी हाइट वाले लड़कों के बीच में लड़कियों को बस वही लंबा दिखता था। उसे पूरे स्कूल के विंडो साफ करवाए जाते थे, पता है क्यों? क्योंकि जब वो क्लास में जाकर विंडो को साफ किया करता था, तो लड़कियाँ उसकी कमर को देखा करती थी। मुँह को याद आता कि अरे हाँ यार, मैं भी तो बाथरूम में देख रही थी उसके कमर को और फ़ील भी कर रही थी कुछ-कुछ। फिर पूछने लग जाती है कि जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? लाई बोलता है, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ साल पहले जब वो मेरे साथ मार्केट गया था तो उसने प्रोटेक्शन खरीदा था। तो हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसने मुझे बताया ना हो। दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जो किसी काम के सिलसिले में एक आदमी से मिलने आया होता है। जहाँ बोल रहा होता है कि 2 महीने हैं मेरे पास, बाकी किस बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, बट इतना पता है कि ये कुछ इल्लीगल एक्टिविटी करने वाले हैं। और यहाँ पर एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत रेस ट्रैक पर होती है, जहाँ पर लाई और मू को देखते हैं। दोनों यहाँ पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर लाई ड्रिफ्ट मारना सीख रहा होता है। जैसे-जैसे जिन ने इसको बताया था वैसे-वैसे कर रहा होता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है और बार-बार फेल हो रहा होता है। जिन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं दोनों, और जैसे-जैसे उसने बताया था करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर मुँह को अपने डैड की बात याद आ गई होती है कि वो कैसे ड्रिफ्ट मारना सिखाया करते थे इसको। और हाँ, ये करना बहुत ही कूल होता था उस ज़माने में और इसमें मज़ा आता था। और मुँह को सब कुछ याद आ गया होता है और बोलती है कि मैं करूँगी, हटो। लाई बोला, चलानी भी आती है तुम्हें कार? और दे देता है, पर मुँह भी नहीं कर पा रही होती है। तो लाई बोलता है कि तुम्हारे डैड तो अल्कोहलिक है, वो ये सब कब करते थे? ड्राइव एंड ड्रिफ्ट ये सब। मुँह बोलती है कि जब वो यंग थे तब किया करते थे, और मुँह काफ़ी ट्राई के बाद ड्रिफ्ट करने लग गई होती है। ये बोलता है कि तुम पागल हो, डराओ मत मुझे, और उतर गया होता है कार से। मुँह ने अच्छे से ड्राइव किया, इतने में वैन आ गई होती है यहाँ पर। ये लाई को शायद जानती है और उसको पसंद भी करती है। वैन मुँह को लेने आई होती है, एक जगह लेकर जाना चाहती है जहाँ पर हॉट-हॉट लड़के आते हैं और बहुत सारी कार्स आती हैं, और वहाँ पर ये इसका बॉयफ्रेंड बनवाने की बात कर रही होती है। और अगले सीन में हम उसी पार्टी को देखते हैं जहाँ पर इसको लेकर आई होती है। बहुत सी कार्स हैं, लड़के भी हैं, सुंदर-सुंदर, और ये सब देखकर मुँह बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर लाई वापस से आ गया होता है। जिन पूछता है कि मुँह कहाँ पर है? लाई ने कहा वो तो वैन के साथ चली गई। जिन बोलता, कौन? वो फॉर्च्यून टेलर, छोटे बालों वाली लड़की? वो मुँह को कैसे जानती है?
ये बताता है लाई कि वो फ्लाइट में मिली थी दोनों, जिनको फ़िक्र हो रही होती है मुँह की, उसको कॉल करने लग गया होता है। यहाँ पर वैन ने आज मुँह का बॉयफ्रेंड बनवाने की ठान ली होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हॉट लड़के आने वाले हैं, पर मुँह को इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा होता है। वैन बोलती है, "तो जिन पसंद है ना तुम्हें?" मुँह बोलती है, "नहीं, वो तो अजीब है और उसके पास से मुझे प्रोटेक्शन भी मिला था।" ओह! मतलब वो कुछ करना चाहता है। वैन बोलती है, "वो किसी और के लिए लेकर आया होगा।" मुँह बोलती है, "पर मुझसे पूछना तो चाहिए था ना?" पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो किसके लिए लाया था ये मैं उससे पूछ सकूँ और वो मुझे बहन मानता है। पर अगर मैंने उसे प्रपोज़ किया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। फिर मेरा क्या होगा? मैं बुरी तरह से फँस जाऊँगी। वैन ने कहा कि तुम उसको अकेले में बात करना और तो और एक दूसरे लड़के के क्लोज़ जाओगी ना अगर तो उसको जलन होगी। अगर वो तुम्हें पसंद करता होगा तो। जिन इसको भर-भर के मैसेज करे जा रहा होता है। वैन उसको बोलती है रिप्लाई मत दो, करने दो इंतज़ार। चलो एक लड़का खोजते हैं तुम्हारे लिए। और एक लड़का दिखता है इनको जो कि बहुत सुंदर होता है लेकिन ये प्लेबॉय है और काफ़ी गंदा लड़का होता है। इतने में लिन आ गया होता है जो कि वैन का कज़न होता है ये और इसी की बर्थडे पार्टी हो रही है आज ये। वैन बोलती है इस पे धक्का दे दूँगी मैं तुमको और तुम इससे चिपक जाना मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँगी और फिर हम उसको भेज देंगे। और बस प्लान के मुताबिक वैन ने मुँह को लिन पर धक्का मार के इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली होती। लिन इसे डाँटने लगा और कहता वैन आज अगर तुम मेरी कार को छेड़ती हुई मुझे दिख गई तो मैं तुम्हें पीट डालूँगा और इसके सर पे टपली मारता है और फ़ोटो क्लिक करके इन लोगों ने जिन को भेज दी होती है और वैन कहती है फ़ोन ऑफ कर दो, फ़ोन ऑफ कर दो। बेचारी मुँह नहीं करना चाहती पर वैन इसको सिखा रही होती है कि लड़कों को तड़पाती कैसे। दूसरी तरफ जिन कार लेके पार्टी के लिए निकल गया होता है जलन के मारे और यहाँ पर मुँह पैरट के साथ खेल रही होती है। तभी इसके पास वही प्लेबॉय आ गया होता है और बोलता है कि अच्छा तुम मुँह हो ना जो उस दिन जिन के साथ रेस में आई थी और ये वही लड़का होता है जो कि मुँह को खरीदना चाहता था अपने नेविगेटर के लिए। ख़ैर इसको पता है कि ये लड़की जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है। इसको बताता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें जिन के सारे सीक्रेट बता सकता हूँ। उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। ऐसी-ऐसी बातें कर रहा होता है लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। और इसमें ये ना कुछ मिला देता है चुपके से और मुँह उसको पी भी लेती है जिनकी सच्चाई जानने के चक्कर में उसका सर घूमने लग गया होता है। प्लेबॉय बोलता है स्नीकी के होते हुए जिन के पास तुम गई तो गई कैसे? मुँह कहती है स्नीकी कौन है? क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? प्लेबॉय बोलता है तुम स्नीकी को नहीं जानती हो? इतने में लिन आ गया होता है और मुँह बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर गई होती है। इधर वैन छुपी होती है क्योंकि नाना के गुंडे इसको खोज रहे होते हैं बुरी तरह से। जिन उसी फ़ोन पर बार-बार कॉल कर रहा होता है पूछने के लिए कि मुँह कहाँ पर है और तभी नाना के गुंडे वैन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जिन इतने में आता है और बोलता है कि छोड़ दो इसको और ये इसको बचा लेता है और फिर दोनों मुँह को खोजने लग जाते हैं। लिन को देखते हैं तो मुँह को गोद में उठा के घर में लेकर आया होता है। इसके सर्वेंट पूछ रहे होते हैं कौन है ये लड़की क्या हुआ है? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? ये कहता है कि नहीं, तुम बस मिल्क लाकर दे दो, इसको होश आ जाएगा। इसे लिटा ही रहा होता है कि इतने में जिन आ गया और लिन को धक्का मार के गाली देने लग गया होता है। इसमें दोनों की लड़ाई हो जाती है, बहुत बुरी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़ाई होती है इनकी यहाँ पर और मुँह की आँखें खुलती है और वहीं इनकी लड़ाई को रुकवाती है। जिन पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बेहोश कैसे हो गई? वैन बोलती है, जिन ने मेरे कज़न लिन को बहुत मारा है क्योंकि इसको लगता है कि लिन ने ही मुँह को बेहोश किया था। मुँह कहती है नहीं, नहीं लिन की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे किसी एक दूसरे लड़के ने कुछ पिला दिया था और अपने नेक पर खुजली कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि इसको एलर्जी हो गई है क्योंकि इसने पीच फ्लेवर का ड्रिंक पी लिया था। फिर क्या था, जिन इसको उठाता है हॉस्पिटल लेकर जाता है ट्रीटमेंट के लिए इसकी फीस-वीस भरता है और मुँह को अच्छा नहीं लग रहा होता है ये सब कि इसकी वज़ह से जिन कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। वैन का कहना है कि लड़के ऐसे ही होते, इनको ऐसे ही रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर रहे। मेरी ट्रिक काम कर गई देखा तुमने? और बेचारा जिन परेशान होकर पेमेंट कर रहा होता है। पर मुँह को आज रात हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ऊपर से मुँह की बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। डॉक्टर बोलता है क्यों नहीं खाती है ये? वैन बोलने लगी क्या रे जिन तुम इसको खिलाते भी नहीं हो क्या अच्छे से? मुँह बोलती कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है मैं खुद नहीं खाती हूँ। फिर मुँह की ड्रेस चेंज करके इसको एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया होता है। वैन भी यहाँ पर इसको छोड़कर चली जाती है अपने घर और मुँह अभी भी डर रही होती है कि जिन पक्का डाँटेगा अब तो। लेकिन ये कुछ कहता नहीं हो बस इतना बोला कि आराम करो बाद में बात करेंगे। मुँह बहुत ही परेशान हो रही होती है। जिन ने फ़ोटो के बारे में क्यों नहीं पूछा अभी तक? फिर मुँह बोलती है कि लिंग जो कि हैंडसम दिखता है और वैन का कज़न है उसी ने मुझे उस गंदे लड़के से बचाया था जब मैं बेहोश हो गई थी। तुमने कुछ सवाल नहीं किया मेरे बारे में। जिन बोलता है खाना खाओगी भूखी हो? वो बोलती ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं चाहिए कुछ खाना-वाना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन को लगता है कि इसकी वज़ह से ये मुँह बीमार पड़ी क्योंकि ये न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है इसको पूरी तरह से। जिन तभी वहीं पर बैठ गया होता है। मुँह बोलती है लाई ने कहा था कि तुम सिटी से बाहर गए हुए हो किसी से मिलने के लिए। कौन था वो?
क्योंकि वैन ने इसे पूछने को कहा था कि अगर वो किसी लड़की से मिलने गया होगा, तो तुम्हारे ये सवाल करने पर वो घबराने लग जाएगा। पर जिन तो नॉर्मल होता है। मुँह फिर बोलते हैं कि तुम किसी लड़की से मिलने गए थे ना? जिन बोलता है, ये किसने कहा तुमसे? तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या? मुँह बोलती है कि नहीं, 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 मैं तो खुद सबको परेशान करती रहती हूँ। तुमको भी तो कर रखा है, देखो मेरी वज़ह से कितना परेशान हो रहे हो। जिसे मिलने गए थे वो भी बेचारी परेशान हुई होगी। जिन बोलता है कि अरे बस करो, मैं एक आदमी से मिलने गया था, किसी लड़की से नहीं, सब कुछ ठीक है। मुँह बोलती है सच्ची अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है, मुझे एप्पल दे दो। इतने में लाई आ गया होता है खाना लेके और इन दोनों को देखता है तो ऐसा सिचुएशन लग रही होती है कि दोनों किस कर रहे हैं। जिन ने है मँगा रखा होता है इससे खाना, ये देखता है और कहता है कि बेटा खाना मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुँह की बात थी। अगर जिन तुम्हारी बात होती तो मैं नहीं लाता खाना तुम्हारे लिए। फिर बाहर लेकर आता है जिन को और कहता है हाँ भाई, तुम दोनों क्या कर रहे थे अभी बिस्तर के ऊपर? ये बोलता है क्या कर रहे थे? मैं उसको एप्पल खिलाने की कोशिश कर रहा था। और पीछे से देखने में ऐसा लग रहा था ना ये दोनों किस कर रहे हैं। जिन बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है। लाई बोलता है हाँ, तो आंसर क्या दिया तुमने? जिन बोलता है मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है पर, और इसे एप्पल लेके अंदर चला जाता है। अंदर मुँह बोलती है कि लाई कहाँ गया? क्या बात किया तुम दोनों ने? जिन बोलता है कुछ नहीं, लो एप्पल खा लो और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल और मेरा घर तुम्हारा घर है। तुम जब तक चाहो वहाँ पे रह सकती हो और तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। इतने में स्टाफ आ गई होती है साइन करवाने के लिए और जिन ने वहीं गिफ्टेड पेन निकाल कर साइन कर दिया होता है, जिसको देखकर मुँह को अच्छा लगता है। वाह! मेरा गिफ्ट पेन अभी तक इसने रखा है अपने साथ। जिन बोलता है कि मैं बाहर सोने जा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना, मैं 1 मिनट में आ जाऊँगा, यहीं हूँ। और ये स्माइल करके देख रही होती है तो बोलता है बंद करो हँसना। इधर वैन लिन की खातिरदारी करके उससे माफ़ी माँग रही होती है। इसे नहीं पता था कि मुँह को पीच से एलर्जी है। वैन का बर्थडे भी खराब हो गया। इन लोगों को लगता है कि वैन पीच खाने से बेहोश हो गई थी, लेकिन वो तो उस प्लेबॉय ने उसके ड्रिंक में कुछ डाला था, सच्चाई तो ये होती है। ये बता रही होती है कि मुँह एक काफ़ी अच्छी और प्यारी लड़की है। दूसरी तरफ जिन घर पे कॉल करके सब बता रहा होता है, मॉम बोलती है कि आपको भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो आपकी बेटी है। पर डैड बोलते कि नहीं, नहीं जिम सँभाल लेगा, वहाँ पर है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुबह हो गई होती है और जिन इसको घर लेके जा रहा होता है, पर ये फिर से जिद करने लग गई होती है कि गैरेज में रहूँगी मैं तुम्हारे साथ। अब ये इसकी बात नहीं मान रहा होता है तो मुँह इसको उल्टा-सीधा बोलने लग गई होती है कि कितने बदतमीज़ हो तुम। तुम्हें पता भी है कि मैं अंडर एज हूँ, अभी अडल्ट भी नहीं हुई हूँ, फिर भी मुझे अपने से दूर रख रहे हो। मेरे डैड रात को दारू पी कर आते हैं, मॉम भी सौतेली है मेरी, मेरा ख़्याल कौन रखेगा? मुझे पालेगा कौन? मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे फिर से तुम हॉस्पिटल में देखना चाहते हो बीमार पड़ी हुई। इसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है ना, परेशान होकर गाड़ी को गैरेज के पास लेकर पहुँच गया होता है। वो जल्दी से उतरती है गाड़ी में से और खुशी से अंदर भाग कर जाती है और कहती है यहीं रुकना, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। और जिन उसको देखकर हँस रहा होता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड को खत्म किया गया था। जिन को बाहर रोककर वो घर में जल्दी से भाग जाती है कपड़े चेंज करने के बहाने से और अंदर आकर लाई ने इसको बताया था ना कि जिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का लॉकेट रखा है अपने पास, तो उसी को अंदर खोजने की कोशिश कर रही होती है। पर यहाँ पर वही प्रोटेक्शन और पैड्स वाला बैग मिल जाता है इसको और ये समझ गई होती है कि लॉकेट तो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है बाहर जिन अपने साथ रखना चाहता हो उसको और इतने में चिल्लाने लग गया होता है जिन बाहर से कि आकर जल्दी खाना खा लो। ये भागती हुई बाहर आती हो, देखती है जिन इसको दूध पीने के लिए दे रहा होता है, मुँह मना कर रही होती है, तो जिन इसके डैड के घर पर छोड़ने की धमकी देने लग गया होता है, तो ये मान गई होती है। फिर इसको कहता है तुम्हें एग खाना पड़ेगा और वो खाना जिसमें प्रोटीन मिलता है वो सब कुछ इसको दे रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रखता हूँ। इतने में मिल्क ठंडा हो गया होता है, तो जिन इसको वापस से गर्म करने लग गया होता है। दूसरी तरफ लिन गुस्से में नाना के पास आ गया होता है चिल्लाते हुए और हमें पता चलता है कि नाना का नेम ही स्नीकी है, जिसके बारे में प्लेबॉय मुँह से बता रहा था लास्ट नाइट को। लिन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे लड़के मेरी कज़न वैन के पीछे क्यों पड़े हैं? उसको क्यों परेशान कर रहे थे कल? उसके गुंडे बोलते हैं कि हम तो बस वैन को यहाँ पर लेने के लिए आए थे, क्योंकि नाना उससे दोस्ती करना चाहती है। लिन बोलता है दोस्ती? कैसी दोस्ती? ऐसी ज़बरदस्ती तरीके से दोस्ती नहीं की जाती है और आज के बाद उससे दूर रहना। दूसरी तरफ वैन मुँह को लेकर अपने स्कूल आई होती है। मुँह यहीं पर स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है ताकि इसको थाईलैंड में रुकने का एक रीज़न मिल जाए, बहाना मिल जाए फैमिली से और कनाडा जाना इसका कैंसल हो जाए। कंट्री भी इसको काफ़ी पसंद आ गई होती है थाईलैंड, पर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होता है। अब इसको चाइनीज़ आती है और यहाँ पे थाई लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये डिसाइड करती है कि ये सबसे पहले लैंग्वेज सीखेगी, उसके बाद ही इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बहन काफ़ी खुश हो गई और तो बताती है कि मेरी फैमिली का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, तो चलो मैं तुम्हारा वहाँ एडमिशन करवा देती हूँ। और इसको लेकर भागी-भागी इंस्टीट्यूट में पहुँच गई होती है, जहाँ पर ये मुँह का लैंग्वेज में एडमिशन करवा देती है, जहाँ पर इसके जितने भी क्लासमेट्स होंगे, वो सारे के सारे फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं।
ये कंप्लीट कर लो फिर तुम्हें आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ये ऐसा कहती है। वैसे मैं बता दूँ कि वैन, जिन, इसकी फैमिली और ये वैन सभी से ना ऐसे चाइनीज़ में बात किया करती थी अभी तक। यहाँ जिन फिर उसी आदमी से मिलने आया था जिससे 1-2 एपिसोड पहले मिला था ये रात को, और ये आदमी इसको कार का इंतज़ाम करने को बोल रहा होता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी रेस होने वाली है जिसके अंदर टॉप 3 में आना जिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ये आगे की रेस में पार्टिसिपेट कर सके। वैन फिर अपनी कार से मुँह को घर लेकर आ गई होती है। गैरेज का गेट बंद होता है। मुँह का मुँह बन गया होता है। बोलती है कि ये लड़का मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहता है। मेरे डैड के घर पर छोड़ दो मुझे, मैं वहीं पर रह लूँगी। वैन बोलती है, अरे तुम मेरे घर चलो ना। पर मुँह को अपनी मुँह और अपने डैड की सेकंड वाइफ को बताना है कि इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बात करनी है उनसे, इसलिए अपने घर जाने की जिद कर रही होती है। घर पे इसको छोड़ देती है वैन, तो देखती है कि घर का डोर ही बंद होता है। तो बाहर रोड पर घूमने लगी होती है, तभी एक नशेड़ी होमलेस से टकरा कर ये गिर जाती है, और ये कोई नहीं बल्कि इसके डैड होते हैं जो कि शराब पी के कूड़े में पड़े होते हैं रोड पर। मुँह बोलती है, इतनी की पी रखी है आपने, चलो घर चलो, और जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये काफ़ी भारी होते हैं। डैड तो जहाँ इनको शराब मिल जाए वहीं पी के बेहोश हो जाते हैं। फिर इनकी सेकंड वाइफ को ये कॉल करती है, तो वो बाहर गई हुई है और कल ही वापस आ पाएगी, और की वहीं पर डोर के पास फ्लावर पॉट के नीचे रखी हुई है। मुँह बोलती है, पर डैड रोड पर पड़े हुए हैं। मॉम के लिए सब तो नॉर्मल है क्योंकि सालों से ये चीज़ें देखती आ रही। तो बोलती है कि जहाँ पड़ा है उसको वहीं पर छोड़ो, तुम घर चली जाओ। मुँह घर से एक चादर और मॉस्किटो स्प्रे लेकर आती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर भी होते हैं। तो डैड को चादर उड़ाकर मॉस्किटो स्प्रे मार रही होती है वहाँ पर, ताकि डैड साँप रहे। इतने में जीन आ गया होता है और बोलता है, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? और ये डैड को क्या हो गया? छोड़ छोड़ रही हो तुम रोड पर उनको? गलत बात है। वो बोलती, तो मैं कैसे उठाऊँ इनको, बताओ मुझे, मॉस्किटो भी बहुत होते हैं यहाँ पर। फिर दोनों उठाकर इनको घर पे लेकर आते हैं। वो पूछने लगे कि डैड ऐसा हमेशा करते हैं क्या? इनकी वाइफ कुछ कहती नहीं है इनको? वाइफ ने तो बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था शुरू में, लेकिन अल्कोहल छोड़ना बहुत ही हार्ड था डैड के लिए, और जब तक पीते हैं जब तक ये बेहोश होकर गिर नहीं जाते। वो जानना चाहती है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। जिन बोलता है, जब ये उठेंगे ना तो खुद पूछ लेना। और घर में लाइट भी नहीं होती, अंधेरा होता है, और टॉर्च पकड़ाते हुए दोनों के हाथ यानी कि फिंगर टच हो जाती है, और दोनों की बॉडी में कुछ-कुछ होने लग गया होता है। दोनों के पसीने छूटने लग गए होते हैं, घबराहट होने लग गई होती है। फिर जिन लाइट फिक्स करता है और अब डैड को बोलता है कि जाकर नहा लो। डैड काफ़ी नशे में होते, बोल रहे होते हैं कि मेरे बच्चों तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा, जाना मत, यहीं पे रहना तुम दोनों। पर ये इनको रूम में छोड़कर आ गया होता है। फिर जिन बाहर आकर बोलता है कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मुँह बोलती है कि रात है, मत जाओ, सेफ नहीं, कल चले जाना। जिन बोलता है कि तुम यहीं रहना आराम से, गैरेज में मत जाना, वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है, और जाने लग जाता है। मुँह बोलती है, रुको मुझे कुछ बताना है। जिन बोलता है, जल्दी बताओ, 5 मिनट है। मुँह इसको बताने लग जाती है कि मैं यहीं पर रहूँगी, स्टडी करूँगी, लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन भी करवा लिया है मैंने। जिन बोलता है कि पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर गंदगी में क्यों रहोगी तुम? कनाडा चली जाओ, वहाँ पर एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ जी सकती हो। पर मुँह का कहना है कि मैं यहीं पर रहूँगी, और ये जगह इसको और ये लाइफ बहुत अच्छी लगने लग गई होती है। और जिन इसको थोड़े पैसे देकर यहाँ से जाने लग गया और कहता है कि खाना खा लेना, डैड से बनवा लेना। मुँह नहीं चाहती कि ये जाए, पर जिन इसको प्यार से टच करके बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मुँह का कैरेक्टर, ये काफ़ी छोटी लड़की है, अभी इसको खाना-वाना बनाना भी नहीं आता है। ठीक है, तुम जितना छोटा इसको इमेजिन कर सकते हो बच्चा, उतना कर सकते हो। और यहाँ से ये चला गया होता है। मुँह पैसे उठा के बोलती है, मैं इसका क्या करूँगी? मुझे जो चाहिए वो तो ये मुझे देता नहीं है, और बालकनी में जाकर इसको देख रही होती है। जिन भी देखता है और फिर चला गया होता है। जिन अंदर आकर अपनी मॉम को कॉल करके स्टडी के बारे में बताती है, और डैड से भी बोलती है, और फिर कहती है कि डैड मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। डैड कहते हैं, क्या खाओगी? कहती है, कुछ भी, और ये इसको एक अच्छा सा खाना बनाकर खिलाते हैं। वो बोलते हैं कि जिन से अच्छा खाना बनाते हो आप, और जब आप यंग थे तो जिन से भी ज़्यादा हैंडसम दिखते थे। डैड बोलते हैं कि मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है, खा लो शांति से। मुँह बोलती है कि सुबह क्या बना कर दोगे मेरे लिए? डैड बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बनाने वाला हूँ, अगर तुम्हें कुछ आता होगा तो बनाकर खा लेना, मैं तो सोता रहूँगा। यहाँ जिन अपनी कार्स पार्ट्स खरीदने आया होता है, लेकिन मिलते नहीं है, तो ये खुद ही बनाता है और अपनी कार को रेडी करता है, और फिर हमें रेस का डे दिखाया गया होता है। यहाँ पर सब अपनी-अपनी गाड़ियाँ लेकर आए होते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से रेस करने के लिए। क्योंकि ड्रामा ही रेस के ऊपर है, स्पीड एंड लव, तो यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा बातें की गई होती हैं। फिर रेस शुरू होती है ना, फर्स्ट स्टेज पर होता है, लेकिन लिन ने ऑलरेडी चीटिंग कर रखी होती है, प्लानिंग में। तो रोड पर ना पानी गिरा रखा होता है, खुद के टायर मोटे-मोटे बड़े-बड़े कर रखे होते हैं गाड़ी के, तो इसकी गाड़ी पार कर जाती है पानी को, लेकिन जिन की कार थोड़ी-सी स्लिप होने लग गई होती है और पूरी घूम जाती है। लिन फर्स्ट आ गया होता है जल्दी निकल के, इतने में एक दूसरी कार निकल कर सेकंड पर पहुँच गई होती है।
पर जिन अब उल्टी कार चलाने लग गया होता है और जैसे-तैसे करके सेकंड आता है, यानी कि जीत गया, इसको टॉप 3 में आना था। कॉल करके शायद ही उसी आदमी को बता रहा होता है कि मैं जीत चुका हूँ। दूसरी तरफ वह अनमोल को अपने घर पर लेकर आई होती है, जहाँ पर लिन की कार्स होती हैं। सभी कार्स देखकर मुँह काफ़ी खुश हो रही है और लिन सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा होता है कि मुँह यहाँ पर क्यों आई? ये तो वही लड़की आज फिर से मेरे घर में है, मेरी कार्स की फ़ोटो भी क्लिक कर रही है। इसलिए वैन को कॉल करके बोलता है कि कहाँ पर हो? वैन बोलती है, मैं तो बाहर आई हूँ, झूठ बोल रही होती है। लिन बोलता है, अगर तुम्हें मेरा गिटार चाहिए तो 5 मिनट में मुझे मिल जाओ, और वैन गिटार के लालच में भाग जाती है यहाँ से और मुँह यहाँ पर अकेली होती है। पीछे से लिन आता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है, ये काफ़ी डर गई होती है। फिर लाइट्स ऑन कर देता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुम जासूस हो ना जो मेरे ऊपर नज़र रखने आई हुई हो? मेरी कार्स की फ़ोटो ले रही हो? किसने भेजा है तुम्हें? मेरे गैरेज में क्या कर रही हो तुम? वो बोलती है नहीं, नहीं, और डर के वैन को कॉल करने लग गई होती है। पर लिन तो चेप हो गया होता है, इसको परेशान कर रहा होता है। एक तरह से इससे ना मस्ती कर रहा है, ये डरा रहा होता है। फिर बोलता है कि चलो, चलो घर छोड़ दूँगा तुम्हें, आ जाओ। ये ब्लू वाली कार में चलोगी? और मुँह मान गई होती है। पूरे रास्ते लिन इसको कार्स की नॉलेज देता रहता है और मुँह इसको उस तरह से देख रही होती है जैसे ये जिन को देखती है। लिन पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुँह बताती है क्योंकि मैं किसी को पसंद करती हूँ जिसको तुम्हारी तरह ही कार्स में इंटरेस्ट है। लिन बोला, अच्छा तो अपना एड्रेस बता दो। मुँह बोलती है, मैं नहीं बताऊँगी। खैर इसके बाद जैसे-तैसे करके इसको ये डैड के घर पर लेकर आ गया होता है। मुँह गुस्से में कार से उतरकर डोर को तेज़ी से बंद करती है। लिन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी कार से बदतमीज़ी करने की? मुँह बोलती है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हारी कार तोड़ दूँगी। लिन हँसने लग गया होता है। मोम अंदर से सब कुछ देख रही होती है क्या ड्रामा चल रहा है। लिन बोलता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में रहती हो क्या? यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे नूडल्स मिलते हैं। मुँह बोलती है कि नहीं, नहीं, ये बस डम्पलिंग्स बेचते हैं और वो भी एक्स्ट्रा नमक के साथ। खाओगे क्या? और यहाँ से चली जाती है और लिन स्माइल करके इसको देख रहा होता है। मानो मुँह की क्यूटनेस ने इसका दिल जीत लिया होता है। लेकिन मोम तो अंदर जाके जिन को कॉल कर देती है कि तुम्हारी बहन को आज एक लड़का छोड़ने आया था, वो भी कार में। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा पक्का। जिन हैरान होता है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मोम का कहना है कि उसको समझाओ, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। उसकी उम्र अभी काफ़ी कम है और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो हमारी गलती मानी जाए, क्योंकि अभी वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे घर पर रहती है। उसे समझाओ, स्पोर्ट्स कार में नहीं है यहाँ पर वो। प्यार से बोलना, बहन है तुम्हारी, समझ जाएगी। अगले सीन में जिन मुँह को मिलने बुलाता है और एक पार्क में लेकर गया होता है रात को, जहाँ पर कपल्स आकर किस-विस करते हैं। उस तरह का पार्क होता है जहाँ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने आते हैं कपल्स। तो मुँह शर्मा रही होती है, बोलती है कि तुम तो काफ़ी कंफर्टेबल हो यहाँ पर, तुम भी यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आते थे क्या? जिन बोलता है, बकवास बंद करो अपनी, और टपली मारता है इसको। फिर बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कैसा चाहिए तुम्हें? वो बोलती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों? जिन बताने लग गया कि स्कूल डेज़ में एक लड़का था जो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो लड़की मान गई और दोनों डेट करने लग गए थे। रोज़ लड़का गिफ्ट देता था, उसको प्यार से रखता था, लेकिन लड़की के साथ जब भी वो प्राइवेट टाइम बिताता था, उसके साथ जो-जो वो करता था, वो सारी चीज़ें आकर पूरी क्लास को बताता था। और ये बात काफ़ी गलत है वैसे देखी जाए तो। ख़ैर बहुत ही गंदी चीज़ होती है ये। फिर लड़की का पढ़ाई से मन हटने लग गया, वो घर में पकड़ी गई, उसकी फैमिली स्कूल आ गई, कितना ड्रामा हुआ और लड़के ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए ब्रेकअप कर लिया था और लड़की ने मरने की भी कोशिश की। अब बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? वो बोलती है कि मरने की कोशिश करना गलत होता है। जिन बोलता है, अरे नहीं, तुम्हारी उम्र में लड़के लड़कियों को दूर रहना चाहिए। देखो बेसिकली समझा रहा होता है कि जो सुंदर टीनेजर लड़कियाँ होती हैं ना, वो एक ट्रॉफी की तरह होती हैं जिसको हर एक लड़का अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, सजा कर रखना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, दिखावा करना चाहता है ना? मुँह बोलती है, पर मेरे स्कूल के भी एक कपल थे जो कि आज तक दोनों साथ में हैं। मतलब देखो सभी रिश्ते बेकार नहीं होते, कुछ टिक जाते हैं, कुछ नहीं टिकते हैं। इतने में इसका पैर फिसल गया होता है और जिन पकड़ लेता है इसको और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया होता है और जिन बोलता है कि इस उम्र में लड़कियों को सँभल कर रहना चाहिए, लड़के उनके साथ गलत कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कैसे हो बताओ ना? जिन कुछ कहता नहीं और दोनों वहाँ से सीधे घर पर आ गए होते, गैरेज में यानी कि। इसके दोस्त यहीं पर आए होते और बोलने लगे, अरे आ गए तुम क्यूटी को लेकर? वो बताती है कि हाँ, अब मैं यहीं पर पढ़ने वाली हूँ, स्टडी करूँगी और जिन के साथ ही रहूँगी। फ्रेंड बोलता है कि जिन क्यों बोल रही हो तुम? पहले तो इसको भैया बोला करती थी तुम। वो बोलने ही वाली थी, उससे पहले जिन अपने फ्रेंड को डाँटने लग गया होता है कि इतने सवाल क्यों करते हो? भागो यहाँ से। फिर लाई आ गया होता है अंदर से खाना लेकर मुँह के लिए और कहता है, खा के सो जाओ, फिर तुम्हें कल पढ़ाई करने भी तो जाना है ना? मुँह बोलती है कि हाँ, हाँ, मैं हाथ धो के आती हूँ और ये भाग कर जाती है तो अंदर इसको एक लड़की दिखाई देती है जिसने काले कपड़े पहने, तो उसकी कमर पर एक टैटू बना होता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।